हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम गॉसियन सेकंड लॉ भी कहते हैं। हमें पता है गॉसियन ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ स्केर्सिटी। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसे हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हालांकि इस पर हमने पहले भी एक वीडियो करी हुई है, लेकिन क्योंकि उसमें डायग्राम एक्सप्लेन नहीं किया गया था और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एक तो इसका डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए और दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दीजिए वन कमोडिटी के केस में भी, तो इसलिए ये वीडियो दोबारा से बनानी पड़ रही है। तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले अगर इसकी अजम्पशंस की बात करें तो इसकी पहली अजम्पशन है कि कंज्यूमर जो है हमारा रैशनल है। रैशनल का क्या मतलब है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल द कंज्यूमर्स आर रैशनल ह्यूमन बींग्स एंड दे स्पेंड देयर गिवन इनकम इन सच ए वे दैट मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फेक्शन गोल इज अटेन्ड बाय देम। यानी कि विद इन गिवन इनकम कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके, कंज्यूमर उस हिसाब से अपना डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। देखिए हमें पता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे बेस्ड है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपको अगर किसी गुड्स या सर्विसेज के कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है आप उसे कार्डिनल नंबर यानी 1, 2, 3 में माप सकते हैं। और कार्डिनल की यूनिट क्या थी? यूटिल्स। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि आपको किसी गुड की कंजम्पशन से 2 यूटिलिटी मिलती है, 3 यूटिलिटी मिलती है या 4 यूटिलिटी मिलती है। बेसिकली आप उन्हें नंबर में मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल एंड मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी इज मनी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मनी से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है वो कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? यानी कि 1 रुपीज से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे एक कैच है। देखिए मान लीजिए 2 पर्सन है, एक है पर्सन ए एंड एक पर्सन बी। फर्स्ट जो पर्सन है उसको 1 रुपीज से यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 1 यूटिल्स, यानी कि उसे 1 रुपए से 1 यूटिलिटी मिलती है। मार्जिनल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? सिंगल यूनिट का। ओके, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी की बात करें यानी कि सिंगल रुपए से कितनी यूटिलिटी मिलती है। अब यहाँ पे सिंगल रुपए से 1 यूटिलिटी मिलती है किसी 1 पर्सन को जिसका नाम ए है। सेकंड पर्सन जिसका नाम बी है उसे 1 रुपीज से 4 यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गई? 4 यूटिल्स। इस पर्सन ए की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? 1 यूटिल्स। अब ये यूटिलिटी ऑफ मनी जो है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है, पर फॉर पर्टिकुलर पर्सन ये यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। हालांकि अदर मेजरिंग यूनिट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये 1000 मीटर पर्सन ए के लिए भी 1000 मीटर रहेंगे, बी के लिए भी 1000 मीटर रहेंगे, यानी कि हर किसी पर्सन के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। बट ये यूटिलिटी जो है ये सबके लिए डिफरेंट होती है, पर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कांस्टेंट रहेगी। यानी ए को 1 रुपए से 1 यूटिलिटी मिलती है तो उसके लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नो मैटर उसके पास कितनी ज्यादा मनी आ जाती है। ओके, 1 रुपए से उसे हमेशा 1 यूटिलिटी मिलेगी। इसी तरह बी को हमेशा 4 यूटिलिटी मिलेगी, तो बी के लिए हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी मनी से मिलने वाली, यानी कि 4 यूटिल ही रहेगी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है, पर उस सेम पर्सन के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट का। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम होगी। अब अगर इस पर्सन को इस 1 रुपए को खर्च करना है तो जिस गुड्स पे सर्विसेज को वो खरीदेगा उसको उससे 4 यूटिल से ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तब वो ये 1 रुपया खर्चने वाला है। जबकि इस पर्सन को अगर 1 रुपया खर्च करना है तो उसको किसी गुड या सर्विसेज से 2 यूटिलिटी भी मिलती है तो वो 1 रुपया उस पर लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन इस गुड पे पैसे नहीं लगाएगा क्योंकि इसको इस गुड से कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 2 यूटिल, जबकि उसको 1 रुपया अपने पास रखने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 4 यूटिल। तो ये पर्सन उस पर पैसा नहीं लगाएगा, जबकि ये पर्सन इस पे 1 रुपया खर्च कर देगा क्योंकि इसको पैसे से ज्यादा यूटिलिटी इस गुड्स से मिल रही है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट डजंट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के स्पेंडिंग प्रोसेस के दौरान मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट करता है। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा यूनिट ऑफ गुड्स की कंज्यूम करता चलता है उसकी यूटिलिटी उससे कम होती चलती है। ठीक है, मान लीजिए पहली यूनिट उसने कंज्यूम करी, उससे उसे 20 यूटिलिटी मिली। जब वो सेकंड यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसे 20 से कम यूटिलिटी मिलेगी। मान लेते हैं यहाँ पे 18 यूटिलिटी मिली। जब वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा उसको इससे कम यूटिलिटी मिलेगी, मान लीजिए इधर 16 यूटिलिटी मिली। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा
यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते चलेंगे, आपको उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चलेगी। ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस होता है, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ट्रू प्रूव करने के लिए हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी मानना पड़ता है। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट अज्यूम दैट लॉ होल्ड गुड, यानी कि ये लॉ बिल्कुल सही है एंड वेरियस यूनिट ऑफ डिफरेंट कमोडिटी आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। नेक्स्ट अजम्पशन है टेस्ट प्रेफरेंस फैशन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज। जब कंज्यूमर अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कि डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी खरीद रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो उस कंजम्पशन के दौरान उसके टेस्ट प्रेफरेंस फैशन एंड इनकम उसकी चेंज नहीं होगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजम्पशन दे आर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट, तो ये सब चीजें कांस्टेंट मानी जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट इसकी assumption है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, यानी कि इससे रिलेटेड जो दूसरी गुड्स हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, उनका प्राइस कंजम्पशन प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होगा। इससे नेक्स्ट assumption है डिविजिबिलिटी ऑफ द गुड, यानी गुड को ऐसा नहीं है कि हमें बल्क में खरीदना पड़ेगा। ओके, गुड्स को हम डिफरेंट यूनिट में, यानी कि एक स्मॉल यूनिट्स में भी खरीद सकते हैं। The law operate on the assumption that the good under consumption are divisible. They can be divided into small pieces and purchased by a small unit of money. यानी कि जो गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो डिविजिबल है, उन्हें स्मॉल पीसेस में परचेज किया जा सकता है या फिर स्मॉल यूनिट ऑफ मनी से खरीदा जा सकता है। तो ये सब थी इसकी अजम्पशन। अब इसकी अजम्पशन के बेस पर हम इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे, बट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ने से पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है जब हम मोर देन वन कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो या फिर हम टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो उससे पहले हम देख लेते हैं वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। सबसे पहले कंज्यूमर जो एक सिंगल कमोडिटी खरीद रहा है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, व्हेन ही इज बाइंग सच ए क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो एक कंज्यूमर जो सिंगल कमोडिटी खरीद रहा है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब वो अपने पैसे को इस हिसाब से डिवाइड करेगा और इतनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीदेगा जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी। तो कंज्यूमर कितनी कमोडिटी खरीदेगा ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, उसे हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तीसरी चीज डिपेंड करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उसे मनी से कितनी यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल उस कंज्यूमर के पास 100 रुपये है तो वो अपनी इनकम को किस हिसाब से खर्च करेगा, कितनी कोई कमोडिटी खरीदेगा, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। उसके प्राइस पे कमोडिटी के, उसे हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने की कितनी यूटिलिटी मिलेगी, और तीसरा उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मिल रही है, यानी ये 100 रुपया है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यानी कि पर रुपीज़ उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है अगर वो पैसे अपने पास रखे। ठीक है, अगर उसे ज़्यादा यूटिलिटी गुड्स से मिलेगी तो वो पैसा खर्च करेगा, अगर ज़्यादा यूटिलिटी उसे पैसा अपने पास रखने से मिल रही है तो पैसा खर्च नहीं करेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनटू में प्राइस लेवल। फॉर एग्जांपल हम एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए एक गुड है एक्स और हमारा कंज्यूमर मार्केट में वो गुड खरीदने गया। इस गुड का प्राइस है 5 रुपये और हमारे कंज्यूमर को 1 रुपये से यूटिलिटी मिलती है 2 यूटिल। ठीक है, 1 रुपया अगर वो अपने पास रखता है तो 1 रुपया उसे 2 यूटिलिटी दे रहा है। मान लीजिए उसने पहली यूनिट ऑफ गुड खरीदी, ठीक है, फर्स्ट एक यूनिट ऑफ गुड खरीदी जिससे उसे 20 यूटिलिटी मिली। ठीक है, इस गुड से उसे 20 यूटिलिटी मिलती है अगर वो एक क्वांटिटी ऑफ गुड खरीदेगा, लेकिन वो उस पर पैसा कितना लगाएगा, 5 रुपये लगाएगा, और 5 रुपये से उसे कितनी यूटिलिटी मिलती है, 1 रुपये से 2 यूटिलिटी मिलती है, तो 5 रुपये से उसे 10 यूटिलिटी मिलेगी। यानी जब उसके पास 5 रुपये हैं तो 5 रुपये से उसे 10 यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन उस 5 रुपये को लगा के अगर वो उस गुड को खरीद ले तो उस गुड से उसे 20 यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि गुड से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ग्रेटर है मनी से मिलने वाली यूटिलिटी मल्टीप्लाई विद प्राइस, क्योंकि गुड से यूटिलिटी मिल रही है 20, मनी से मिलती है उसको 2 और प्राइस कितना है 5, तो 20 जो है वो ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद प्राइस से, तो वो उस गुड को खरीद लेगा। अब उसने दूसरी यूनिट ऑफ गुड खरीदी, ठीक है, दूसरी यूनिट ऑफ गुड खरीदने से हमें पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, उसे नेक्स्ट यूनिट खरीदने से कम यूटिलिटी मिलेगी। तो मान लेते हैं उसको 16 यूटिलिटी मिली। ठीक है, अब इस पे भी उसने 5 रुपये लगाए दूसरी यूनिट पे, तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है 5 रुपये से, 10 यूटिल, जबकि गुड से कितनी मिल रही है 16 यूटिल। तो इस केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स जो है वो ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद प्राइस से, तो वो फिर इस गुड को खरीद लेगा। लेकिन जब उसने तीसरी यूनिट ऑफ गुड खरीदी उससे मान लेते हैं उसे 10 यूटिलिटी मिली और इसे खरीदने में उसने कितने रुपए लगाए 5 रुपये, तीसरी यूनिट भी उसने 5 रुपये में खरीदी होगी, तो यहाँ पे इसकी यूटिलिटी किसके इक्वल हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद प्राइस के।
तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा वो गुड एक्स को नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि इससे ज़्यादा वो गुड खरीदेगा तो उसे यूटिलिटी पहले की अपेक्षा कम मिलेगी। तो मान लेते हैं उसे 8 यूटिलिटी मिली, ठीक है, 5 रुपये और खर्च करने पे, लेकिन उस 5 रुपये से उसे यूटिलिटी कितनी मिल रही थी? 10 यूटिल, है ना, 5 इंटू 2, ओके। लेकिन गुड से कितनी मिल रही है? 8 यूटिल। तो अब वो गुड नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद प्राइस के। अब इसकी हम टेबल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हमने लिया है प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। कंज्यूमर डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदता है, 1 2 3 4 5 6 7, और हर यूनिट का प्राइस सेम है, चाहे वो एक यूनिट खरीदे चाहे दो खरीदे, 5 रुपए की उसकी सिंगल यूनिट पड़ेगी। जब पहली यूनिट खरीदेगा तब भी 5 रुपए की, जब दूसरी खरीदेगा तब भी 5 रुपए की, और तीसरी खरीदेगा तब भी 5 रुपए की, ओके। मान लेते हैं हमारे कंज्यूमर को मनी से यूटिलिटी मिलती है 2 यूटिल, ओके, 2 यूटिलिटी मिलती है उसे 1 रुपए से। उसने पहली यूनिट ऑफ गुड खरीदी, पहली गुड से उसे यूटिलिटी मिली 20 यूटिल, ठीक है, लेकिन पैसे कितने लगाए उसने? 5 रुपए, ठीक है। तो 5 दूनी 10 यूटिलिटी मिलती उसे 5 रुपए से, लेकिन जब उसने गुड खरीद ली तो उसे 20 यूटिलिटी मिली। उसने कहा चल एक और गुड खरीद लेता हूँ। जब एक और गुड खरीदी उसने तो पहले से कम यूटिलिटी मिलेगी। अब उसे कितनी यूटिलिटी मिली? 15 रुपए, लेकिन मनी से कितनी मिलती है उसे? 10 यूटिलिटी, है ना, क्योंकि 5 रुपए ही लगाएगा वो अगली यूनिट खरीदने के लिए भी, तो इसी गुड को भी वो खरीद लेगा। जब उसने तीसरी यूनिट ऑफ गुड खरीदी तो उसे 10 यूटिलिटी मिली, और मनी से भी कितनी मिलती है? 10 यूटिल, तो वो तीसरी को भी खरीद लेगा। अब इससे ज्यादा वो गुड नहीं खरीदेगा। मान लेते हैं वो 4th यूनिट गुड खरीदता है तो उसे 5 यूटिलिटी मिलेगी, जबकि मनी से उसे 10 यूटिल मिल रही है, तो वो मनी को अपने पास रखेगा, वो गुड नहीं खरीदेगा। अब जैसे जैसे वो और गुड अगर खरीदता जाएगा तो वो यूटिलिटी जो है कम होती चलेगी, इसीलिए वो और गुड नहीं खरीदेगा। तो हम कह सकते हैं जब मार्जिन यूटिलिटी गुड से मिलने वाली इक्वल हो जाती है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद प्राइस के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इसे एक और तरीके से देखा जा सकता है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आया? जब उसने 3rd यूनिट ऑफ एक्स खरीदी, यानी जब उसने 3rd यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदी, ओके, तो उससे उसे कितनी यूटिलिटी मिली थी? 10 यूटिल, ठीक है। 5 रुपए लगाने से उसे 10 यूटिलिटी मिली, यानी उसने जब लास्ट में 5 रुपीज खर्च करे तो उसे 10 यूटिलिटी मिली। तो लास्ट में इसका मतलब है पर रुपीज उसको कितनी यूटिलिटी मिली होगी? 2 यूटिल, ठीक है। तो लास्ट में उसको 5 रुपए से 10 यूटिलिटी मिल रही है, तो लास्ट में उसे पर रुपए एक्सपेंडिचर पे 2 यूटिलिटी मिल रही है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सपेंडिचर ऑफ 1 रुपीज यहाँ पे कितना है? 2 यूटिल, और ये किसके इक्वल हो गया है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। मनी से भी पर रुपीज से कितनी यूटिलिटी मिल रही थी उसे? 2 यूटिल, और इतनी ही उसे लास्ट में 3rd यूनिट खरीदने पे मिली है, क्योंकि 3rd यूनिट पे उसे 10 यूटिलिटी मिल रही है 5 रुपए खर्च करने से, तो यानी 1 रुपए से उसे 2 यूटिलिटी मिल रही है। या हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिवाइड बाय प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, यानी कि हमने बेसिकली इस प्राइस को इधर ले गए, ठीक है। तो ये भी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो ये कंडीशन पढ़ी है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इक्वल हो जाती है प्राइस के तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आप क्या मानेंगे? 1 यूटिल, यानी मनी से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 1। तो अगर यहाँ पे MUM 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? MUX इज इक्वल टू में PX, ठीक है। तो हम इस कैसे लिख सकते हैं? MUX इज इक्वल टू में PX, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 होगा। अब हमें पता है पहले मैंने क्या माना था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? 2 यूटिल, यानी पैसे से उसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही थी 2 यूटिल। अब यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 1 यूटिल, तो इसका मतलब हुआ कि वो ज्यादा कमोडिटी खरीद सकता है। 5 रुपए से उसे कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 5 यूटिल, ओके। तो यहाँ पे कितनी मिल रही थी? 10 यूटिल, तो यानी अभी भी उसे गुड से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो वो एक और कमोडिटी खरीदेगा, और एक और कमोडिटी खरीदने पे उसे कितनी यूटिलिटी मिली? 5 यूटिल, जो किसके इक्वल है? प्राइस के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस के इक्वल है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इक्वल टू प्राइस होगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी, और इन तीनों कंडीशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है इसका? जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू 1 माना है तो इस केस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट गुड। तो डायग्राम में हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया है प्राइस, यहाँ पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। हमें पता है जैसे जैसे वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता चलेगा मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होती चलेगी। और प्राइस क्या है उसका? प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये है हमारी प्राइस लाइन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल हो जाती है प्राइस ऑफ एक्स के। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस। अब हम कर लेते हैं 2 कमोडिटी केस, जिसे हम कहते हैं गोजेंस सेकंड लॉ या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? The law of equimarginality states that
कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन टू गुड इन सच ए वे, कंज्यूमर अपनी इनकम जो है गुड्स के बीच में इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है दैट यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंड, यूटिलिटी जो लास्ट रुपीज स्पेंड करने से उसे मिलेगी। यूटिलिटी कैसे मिली थी लास्ट रुपीज स्पेंड करने से, MUX अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स, ओके, यानी कि पर रुपीज जो लास्ट में उसने स्पेंड किया था उससे कितनी यूटिलिटी मिली थी, उसे कैसे निकाला था हमने, MUX अपॉन में PX। तो यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, मान लीजिए दो गुड हैं तो दोनों गुड के केस में जो यूटिलिटी ड्राइव होगी लास्ट रुपीज स्पेंड से वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर x और y है तो MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू में MUY अपॉन में PY होना चाहिए, तब हमारा कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे होगा। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि पर यूनिट एक्सपेंडिचर पे उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। और पर यूनिट एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यानी कि सिंगल ₹1 खर्च करने से उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, MUX अपॉन में PX, और सिंगल रुपीज रखने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पे होगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम, यानी दोनों गुड के केस में सेम हो, दोनों इक्वल हो। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी एक गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब वो मनी के इक्वल हो। तो अगर वो दो गुड ले रहा है तो इस केस में भी सेम होगा। गुड वाई कब तक वो कंज्यूम करेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो। और ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि MUX अपॉन में PX इक्वल होगा MUY अपॉन में PY के, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। ये कहता है गॉसियन सेकंड लॉ। इसे हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अब इसकी हम टेबल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टेबल ली हुई है, कंज्यूमर पहली यूनिट खरीद रहा है गुड एक्स की एंड गुड वाई की, यहाँ पे दूसरी खरीद रहा है, तीसरी खरीद रहा है, चौथी, पांचवी, छठी। पहली यूनिट ऑफ एक्स खरीदने पे उसे 20 यूटिलिटी मिल रही है, पहली यूनिट ऑफ वाई खरीदने से उसे 24 यूटिलिटी मिल रही है, दूसरी खरीदने से यहाँ पे 18 मिल रही है, यहाँ पे 21 मिल रही है। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए MUX अपॉन में PX एंड MUY अपॉन में PY। ठीक है, हमें ये देखना है ये दोनों कहाँ पे इक्वल होंगे। हम मान लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स है ₹2, यानी कि इस कमोडिटी का प्राइस है ₹2, इसका प्राइस है वाई का ₹3, ठीक है, और मनी इनकम है हमारे कंज्यूमर की ₹19, यानी कि उन्हें ₹19 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन दोनों गुड्स में कि ये प्रोपोर्शन दोनों का इक्वल हो जाए। ओके, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। अब हम इस केस में पहले हम निकालेंगे MUX अपॉन में PX। तो MUX PX इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट से MUX कितना है 20, प्राइस कितना है ₹2, तो ये क्या आ गया 20 अपॉन में 2 10, यानी कि पर रुपी एक्सपेंडिचर से 10 यूटिलिटी यहाँ पे से मिली। ₹2 से कितनी मिल रही है 20 यूटिल, पर रुपी से कितनी मिल रही है 10। फिर उसने सोचा दूसरी यूनिट खरीद लेते हैं, अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 18, ठीक है, यानी कि ₹2 उसने और लगाए और दूसरी यूनिट जो खरीदने पे 18 यूटिलिटी मिली। तो ₹1 से कितनी मिली होगी, 9 यूटिलिटी मिली होगी खर्चने पे, ठीक है। तीसरी यूनिट जब उसने खरीदी तो उसे 16 यूटिलिटी मिली, यानी कि ₹2 द्वारा उसने जब खर्च करे तो उसे 16 यूटिलिटी मिली, यानी ₹1 खर्च करने से कितनी मिली होगी 8 यूटिलिटी। इसी तरह हम हर एक केस में निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास MUX अपॉन में PX, तो ये आ गया हमारे पास MUX अपॉन में PX। अब MUY अपॉन में PY भी निकाल लेते हैं। MUY PY क्या होगा, जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी उसे 24 यूटिलिटी मिली और प्राइस कितना है ₹3, तो ₹3 खर्च करने से उसे 24 यूटिलिटी मिल रही है, तो पर रुपीज एक्सपेंडिचर से कितनी मिल रही होगी 8 यूटिलिटी मिल रही होगी। फिर उसने दूसरी यूनिट खरीदी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, 21 हो गई। तो ₹3 खर्च करने से अब उसे कितनी यूटिलिटी मिली 21, तो ₹1 से कितनी मिली होगी 7 यूटिल। इसी तरह ₹3 खर्च करने से 18 यूटिलिटी मिली, तो ₹1 से कितनी मिली होगी 6। इस तरह हम इन सबके केस में निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये टेबल आ गई। अब हमने चेक करना है कि किस केस में MUX अपॉन में PX इक्वल है MUY अपॉन में PY के। ठीक है, देखिए MUX PX यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ कहीं भी 9 नहीं है, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 8 कहाँ है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं जब वो X की यूनिट खरीद रहा है 3 और Y की यूनिट खरीद रहा है 1, तो वो कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे होगा। क्या ये बात सही है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मनी इनकम कितनी है 19, उसने ₹19 इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि वो दोनों गुड्स खरीद ले और दोनों गुड के केस में MUX अपॉन में PX इक्वल हो MUY अपॉन में PY के। ठीक है, अब जब यहाँ पे वो 3 यूनिट ले रहा है कमोडिटी X की, तो वो कितने रुपए खर्च कर रहा होगा, एक यूनिट का कितना प्राइस है X का ₹2, तो 3 यूनिट का कितना होगा ₹6 उसने X कमोडिटी पे लगाए।
1 यूनिट वो ले रहा है किसकी, y की, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना है 3 रुपये, तो यानी उस पर कितने लगाए उसने 3 रुपये, तो ये टोटल कितने खर्च कर रहा है, सिर्फ 9 रुपये खर्च कर रहा है इस केस में, तो ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। तो दूसरी देख लेते हैं, यहाँ पे MUX कितना है 7, यहाँ है 7, यस यहाँ पे है। तो अब हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट वो खरीद रहा होगा x की, ओके, और यहाँ पे y की कितनी खरीद रहा होगा 2 यूनिट, 4 यूनिट खरीद रहा है वो x की और 2 यूनिट खरीद रहा है y की। 1 यूनिट का प्राइस कितना है x का 2 रुपये, तो कितने रुपए लगा रहा है वो 8 रुपये। 1 यूनिट का प्राइस कितना है y का 3 रुपये, तो कितने रुपए लगा रहा है वो 6 रुपये, तो टोटल कितने खर्च कर रहा है वो 14 रुपीज, जबकि इनकम कितनी खर्च करनी है उसने 19 रुपये, तो ये भी इक्विलिब्रियम का केस नहीं है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये 6 यूटिलिटी मिल रही है उसे पर यूनिट एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पे कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 यूनिट खरीद रहा है वो x की और 3 यूनिट खरीद रहा है वो y की। x की 1 यूनिट का प्राइस है 2 रुपये, तो कितने रुपए लगा रहा है वो 10 रुपये। y की 1 यूनिट का प्राइस है 3 रुपये, तो कितने रुपए लगा रहा है वो 9 रुपीज़, तो वो टोटल कितने रुपीज़ लगा रहा है 19 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे MUX PX इक्वल भी है MUY PY के, तो हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यहाँ पे MUX अपॉन में PX इक्वल है MUY अपॉन में PY के, ओके, और यहाँ पे वो अपनी पूरी मनी इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है दोनों गुड्स में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे कब आ गई, जब वो 5 यूनिट खरीद रहा है X कमोडिटी की और 3 यूनिट खरीद रहा है Y कमोडिटी की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी क्या कहता है, व्हेन MUX अपॉन में PX इक्वल है MUY अपॉन में PY के, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी कि कंज्यूमर अपनी मनी इनकम को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स के बीच में दैट यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंट से कितनी यूटिलिटी उसे मिल रही है वो दोनों गुड के केस में इक्वल होनी चाहिए। In other words, consumer in equilibrium position when marginal utility of money expenditure on each good is same. Marginal utility of money expenditure in good X and good Y is same. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को MUM के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है MUX अपॉन में PX क्या होगा MUM होगा और MUY अपॉन में PY क्या होगा ये भी MUM होगा। तो हम कह सकते हैं MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए PX इधर चला जाए और MUY नीचे आ जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू में PX अपॉन में PY। तो ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम की लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के केस में या फिर टू कमोडिटी के केस में। अब हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यहाँ पे हमने ली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। इस साइड को हम खर्च कर रहे हैं x पे पैसा और इस साइड को हम खर्च कर रहे हैं y पे पैसा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x की कर्व। जैसे जैसे हम x पे पैसा ज़्यादा लगाते जा रहे हैं या फिर हम क्या ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा x की कमोडिटी खरीदते जा रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है क्या है कम होती जा रही है। इसी तरह जैसे जैसे हम y को ज़्यादा खरीदते जा रहे हैं या y पे पैसा लगाते जा रहे हैं, हम देख सकते हैं y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन में px इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन में py के। अब एक टाइम के लिए अगर मान लें कि हमारा कंज्यूमर चाहता है कि वो x पे इससे ज़्यादा पैसे लगाए, ठीक है, वो x ज़्यादा खरीद ले y थोड़ी कम कर दे। हमें पता है इस साइड को हम x की एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं और इधर को y का, अगर हम इधर को बढ़ें द्वारा तो यानी कि x पे हम एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कंज्यूमर पहुंच गया, ठीक है। इससे क्या होगा, उसे जब उसने इस पॉइंट तक खर्चा किया उसकी यूटिलिटी बढ़ गई x के केस में, ठीक है। x के केस में इतनी यूटिलिटी उसे और मिल गई, एक कमोडिटी और खरीदने से इतनी यूटिलिटी उसे और मिल गई, ठीक है। लेकिन y के नीचे आप देख सकते हैं उसकी कितनी यूटिलिटी चली गई, इतनी यूटिलिटी उसकी चली गई। तो आप ये देख सकते हैं ये जो लाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये उसका नेट लॉस हो गया, ठीक है। आई कितनी यूटिलिटी x से इतनी, y से कितनी यूटिलिटी कम हो गई इतनी। तो हम देख सकते हैं खो उसने ज्यादा दिया जितना उसने पाया उस कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं टोटल नेट यूटिलिटी लॉस कितना हो गया उसका, इतना हो गया। तो अगर वो x पे और ज्यादा पैसा लगाने की सोचे इस इक्विलिब्रियम के बाद, तो उसका नेट लॉस जो है यूटिलिटी के केस में इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे अगर हम y के केस में देखें, x के केस में हमने देख लिया नेट यूटिलिटी लॉस उसका इतना हो रहा है। अगर वो सोचे कि चलो मैं y पे पैसे और बढ़ा देता हूँ, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो अभी है, वो कहता है मैं y पे थोड़ा एक्सपेंडिचर और कर देता हूँ और x पे एक्सपेंडिचर कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हम उसने इस पॉइंट तक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया y पे, x पे एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो y पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने से उसे एक एक्स्ट्रा कमोडिटी से इतनी यूटिलिटी मिल गई, ठीक है। लेकिन उसने x के केस में कितनी यूटिलिटी खो दी, इतनी। तो आप देख सकते हैं मिली इतनी, खो दी इतनी।
तो ये जो पोर्शन है ये उसका क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम चाहे इस साइड चला जाए चाहे इस साइड चला जाए उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, दोनों ही केस। तो वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, सिर्फ इस पॉइंट पे जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल होगा एम यू वाई अपॉन में पी वाई के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।